शुरुआत करेंगे आलमी योग दिवस से। आठवां आलमी योग दिवस देश और दुनिया में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। कलीदी प्रोग्राम मैसूर पैलेस मैदान में हुआ, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हमरा बड़ी तादाद में योग किया गया। इस मौके पर वजीर आयुष सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। इस बार योग दिवस का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग अब एक आलमी त्यौहार बन गया है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हमें योग को जानना भी है, जीना भी है और पनपाना भी है। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उधर उत्तर प्रदेश के सभी 75 अजला में 7500 जगहों पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। राजभवन में योग दिवस पर हुए प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आलमी योग दिवस भारत को अपनी अजीम विरासत की याद दिलाता है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। जम्मू कश्मीर में योग दिवस के मौके पर डल झील समेत 3 खास मुकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को योग दिवस की मुबारकबाद दी और इन्हें सेहतमंद जिंदगी की दुआएं भी दी। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि योग से इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है। भारतवर्ष की प्रचुर सांस्कृतिक पूंजी में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
मित्रों, योग सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत की यह सांस्कृतिक पूंजी संपूर्ण विश्व एवं मानवता का कल्याण कर रही है। योग का अर्थ है एकता, एकजुटता, यानी मन को शरीर से जोड़ना, इंसान को स्वास्थ्य से जोड़ना। योग के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को शांति, सद्भाव एवं परस्पर प्रेम का संदेश दिया जा रहा है और लोगों के निरोग जीवन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। स्वस्थ जीवन के लिए योग ने दो महत्वपूर्ण सूत्र दिए, अब यानी वर्तमान एवं अनुशासन, नाउ एंड डिसिप्लिन। अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योग का अनुशासन, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। ये महर्षि पतंजलि ने अब नाउ शब्द से योग की शुरुआत की थी, यानी भूत और भविष्य को जोड़कर सिर्फ वर्तमान में जीना। यही वो क्षण है। देयर इज नो पास्ट एंड देयर इज नो फ्यूचर, यू आर हियर एंड नाउ। और दूसरा सूत्र है अनुशासन। इसका अर्थ जो मैं समझ पाता हूं वह है अपने भीतर एक व्यवस्था बनाना, और वह व्यवस्था चित्त की शांति से ही बनती है। पतंजलि को इसलिए अपने दौर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और डॉक्टर भी कहा जाता था। उन्होंने योग को जो अर्थ दिया है उसका एक ही मतलब है, हमारे अंदर एक हार्मनी, एक समन्वय का होना अति आवश्यक है, एक केंद्र का होना आवश्यक है, ताकि हम मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। जिस दिन देश में हार्मनी से जीने लगते हैं हम सब, उसी दिन जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और ये बदलाव है स्वयं की शक्तियों को समझने का, अनुभव करने का। और इस ताकत को यदि हमने प्राप्त किया तो मुझे लगता है कि एक सुखमय जीवन हम जी पाएंगे। इसलिए योग में हम जितने भी आसन करते हैं, वास्तविकता में वह सिर्फ शरीर से ही संबंधित नहीं है, सिर्फ वो कसरत नहीं है, बल्कि वो हमारे वर्तमान में होने की क्षमता को दर्शाती है। योग दिवस के मौके पर सरहदों की निगहबानी कर रहे जवान भी पुरजोश नजर आए। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सतह समंदर से हजारों फीट की बुलंदी पर आईटीबी के जवानों ने योग किए। रोहतांग पास में 14,000 फुट की बुलंदी पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की टीम ने योग किया। लद्दाख में 17,000 फुट की ऊंचाई पर जवानों ने योग किया। उधर आलमी योगा डे के मौके पर मुंबई के मरीन ड्राइव पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इस दौरान बारिश का माहौल था, इसके बावजूद लोग योगा के लिए खड़े रहे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने इसका जायजा लिया कि लोग इस योगा डे से कैसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के मरीन ड्राइव पे हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मरीन ड्राइव का नज़ारा, जहाँ पर बारिश के शुरू है इसके बावजूद भी लोग एक पूरे उत्साह के साथ योगा डे में शामिल हुए हैं। और योग जिस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है, और जिस तरह से रोज़ाना की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस होते हैं, परेशानियां होती है, उसे कम करता है। मरीन ड्राइव का नज़ारा आप देख सकते हैं, एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ ये सारे लोग मौजूद हैं, बाकायदा इस पूरे योगा का ये लुत्फ उठा रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। हम उनसे भी जानते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। काफी लोग यहाँ पे हैं, बारिश हो रही है, मरीन ड्राइव का नज़ारा, और आप योगा। हाँ, योगिक लोगों की यही खासियत है, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी कुछ हो, बट योगा करने ज़रूर पहुँच जाते हैं। और आई थिंक ये मुंबईकर का स्पिरिट है कि आज के दिन इतने लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग हार्टफुलनेस मेडिटेशन इंस्टीट्यूशन से है। योगा हमें अंदर से भी स्ट्रांग बनाता है और बाहर से भी स्ट्रांग बनाता है। यही इसका उदाहरण है कि हम आज यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हुए योगा करने, योगा डे के दिन।
आप भी मौजूद हैं, योगा कर रहे हैं, किस तरह से फील कर मैं रहे भी हैं? हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ी हूँ। तो योग और मेडिटेशन तो हमारा रोज का ही नियम है, हम करते ही करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें बहुत खुशी हो रही है। ये तो नेचर का काम है, बारिश होगी ही लेकिन इसमें भी हमें स्थिर रहना है, योग करना है, अपने रोज का काम करना है इसमें। और बहुत खुशी हो रही है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ आकर। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कई लोग हैं और किस तरह से योग करना है ये इनके बारे में बताया जा रहा है। लोग योग कर भी रहे हैं और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि योग कितना जरूरी आपको लगता है। योग शरीर के लिए, मन के लिए, मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और खास करके ऐसा मौसम हो और सवेरे सवेरे हमें शुद्ध हवा और हमें प्रेरणा देता है कि आगे अपने पूरे दिन अपनी दिनचर्या ठीक रहे। इसलिए हमको ऑक्सीजन भी देता है जिससे हमको शक्ति दे सारा दिन काम करने के लिए, ताज़ा और तवा रखे। बात सही है, अंधेरे में ही लोग यहाँ योग के लिए पहुँच गए थे और इस योग का पूरी तरह से ये लुत्फ उठा रहे हैं। मुंबई से तो डिस्प्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। कुर्रे अर्ज के साथ हम आहंगी में पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग देने के जज्बे को मद्देनजर रखते हुए 8वें बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीब आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िद हुई। इस साल के जश्न का मौजू है इंसानियत के लिए योग। अक़वाम मुत्तहिदा कदीम तर्ज अमल को सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक जामे नुक़्ते नज़र के तौर पर तस्लीम करता है और योगा को कोविड-19 वबा से पैदा होने वाले दबाव से निमटने के लिए एक ताकतवर जरिया तस्लीम किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िदा तकरीब में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इसमें अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानी बाशिंदों की भी खासी तादाद मौजूद थी। The word yoga means union. Yoga is about being in an experience in which you and the rest of the existence are not separate things. Now, if you do the yoga practices, definitely these benefits will come. You will become more mentally balanced, you will become physically healthy, but it's a little bit like driving an airplane around on the streets. Yes, you can use it as a bus if you want, but yoga has the potential to take you into the skies. Being disciplined has its payoffs, and being undisciplined has its effects and its consequences, and you realize that, you know? And so I think what yoga gives is that it gives us tools to make that discipline something pleasurable, actually, because people hear the word discipline and they think, oh, this is going to be boring or this is going to be too intense, I can't handle it. But yoga and all of its different asana, meditations, pranayama, etc., it actually gives something that makes this discipline attractive and pleasurable and good for you. You have to breathe to be alive, but being aware of the breath and taking deep breaths. I think when you have mental illness, the breath is everything. When anxiety is prevalent, when fear is prevalent, then return your awareness to the breath, to deep breathe. And also movement. Of course, Hatha yoga is the yoga of movement. So moving your body and being aware of the breath at the same time, I think could really serve people who are struggling with mental illness. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जारी इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ, जिस दौरान एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया, जबकि इलाके में ऑपरेशन जारी है। उधर जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के तुजन इलाके में बीती शब सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर में अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की इतला नहीं है। बीती शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था, जिस दौरान गांव में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। रात भर फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा वसी कर दिया और इलाके में मौजूद मिलिटेंटों की तलाश जारी है। आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल अब भी तशवीशनाक बनी हुई, क्योंकि इस वक्त 33 अजला सैलाब की गिरफ्त में है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अफराद हलाक हुए हैं। 5000 से ज्यादा सैलाब ज़दा
गिरफ्त में है गांव और सैलाब की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, जबकि तकरीबन 2 लाख लोगों ने राहती कैंपों में पनाह ली हुई है। सैलाब से हुई हलाकतों की तादाद 82 तक जा पहुंची है। फसल के एक बड़े रकबे के अलावा 14 पुलों, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। फौज, नीम फौजी दस्ते, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मुकामी इंतजामिया राहत के काम में मसरूफ है और सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत का सामान तकसीम किया जा रहा है। मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। एक जानिब तलबा तंजीमें और सियासी पार्टियां मरकज से स्कीम वापस लेने का पुरजोर मुतालबा कर रही हैं, तो वहीं इस स्कीम को अदालत में भी चैलेंज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली तीसरी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। तीनों अर्जियां वकीलों ने ही दाखिल की हैं, जिस पर मरकज ने किविट दाखिल किया है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से पहले मरकज का मौकफ जरूर सुने। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़े। सुशील, अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज फौज के जो तीनों सरबराह हैं वो पीएम से मुलाकात कर सकते हैं, क्या कुछ बातें हो सकती हैं इसमें? जी देखिए, साफ तौर से अगर की बात करें तो निश्चित रूप से 3 जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है अग्निपथ योजना को लेकर। हालांकि हर्ष अजय सिंह के नाम के एक वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको रद्द करने की मांग की गई है याचिका दाखिल करके। उनकी तरफ से कोर्ट में ये कहा गया है कि जो फिलहाल नोटिफिकेशन अग्निपथ योजना को लेकर अभी सरकार के द्वारा लागू की गई है वो असंवैधानिक है और ये कानून गैर कानूनी है, लिहाजा इसको फिलहाल रद्द किया जाए। बहरहाल ये तीसरी याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इससे पहले वकील विशाल तिवारी और सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा की तरफ से याचिका दाखिल करके इस कानून की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया था और ये मांग की गई थी कि जो फिलहाल कानून है वो फिलहाल कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और ऐसे में सरकार की जो ये योजना है इस योजना को लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और वो कमेटी इस पूरे योजना की समीक्षा करे। अब देखना बेहद अहम होगा कि जहां एक और सरकार इस पूरे योजना को लागू करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है और वहीं प्रधानमंत्री आज तीनों सेनाओं के प्रमुख से इस योजना से संबंधित मुलाकात करेंगे। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत में भी याचिका उसकी संवैधानिकता को लेकर दाखिल की गई है। तो कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है, वही जो हमें जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कैविएट अर्जी दाखिल करके ये मांग की है कि कोई भी आदेश बिना केंद्र सरकार को सुने सुप्रीम कोर्ट ना जारी करे। लेकिन अब देखना बेहद अहम होगा कि जब 3 याचिकाएं देश की सबसे बड़ी अदालत में अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल हो गई हैं, तो इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से क्या कुछ आदेश दिया जाता है, वही केंद्र सरकार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जवाब होगा जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। वही याचिकाकर्ता के तमाम जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इस अर्जी पर आज जल्द सुनवाई की मांग भी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, क्योंकि लाखों करोड़ों युवाओं के कहीं ना कहीं जीवन से और उनके करियर से संबंधित ये पूरा मामला। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात के बाद अब महाविकास आघाड़ी को कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बीजेपी को 134 वोट मिले। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहादी एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों को जीत मिली है। कांग्रेस के सिर्फ 1 उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। बीजेपी की तरफ से श्रीकांत भारतीय, परवीन, उमा खापरे, प्रसाद लाड और राम शिंदे ने कामयाबी हासिल की। शिवसेना के उम्मीदवार सचिन अहिर और अमिषा पडवी और एनसीपी के एकनाथ खड़से और राम राजे नायक निम्बालकर ने जीत हासिल की है। वादा है कि कांग्रेस और शिवसेना के वोटों में रस्साकशी हुई। एनसीपी के दोनों उम्मीदवारों को 57 वोट मिले, जबकि खुद एनसीपी के पास 51 वोट थे, यानी दीगर के तकरीबन 4 वोट एनसीपी को मिले। यह आज़ाद वोट होने का इम्कान है। शिवसेना के पास 55 वोट थे, लेकिन इनके उम्मीदवारों को इलेक्शन में 52 वोट मिले, यानी शिवसेना के अपने 3 वोट दीगर पार्टियों के झोले में गिरे। महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी पर अरकान असेंबली की खरीद फरोख्त का भी इल्जाम लगाया है।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल। शिवसेना में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। एमएलसी इंतखाबात के नताज के बाद परेशानी में इजाफा। शिवसेना रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे बीजेपी के राब्ते में। शिंदे के हमरा शिवसेना के 11 अरकान असेंबली सूरत में आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिंदे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल की खबर है। शिवसेना में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एमएलसी इंतखाबात के नताज के बाद परेशानी में इजाफा हुआ है। शिवसेना रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे बीजेपी के राब्ते में। शिंदे के हमरा शिवसेना के 11 अरकान असेंबली सूरत में आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिंदे। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वसीम, महाराष्ट्र में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। शिवसेना के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है इस वक्त। देखिए, ये सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो सरकार है उनके लिए ठीक ठाक संकेत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों से लगातार महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण हैं या जो विधायक हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे थे कि सरकार में उन्हें जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव हुए उस दौरान लगातार जिस तरह से शिवसेना के आपसी मतभेद दिखाई दिए, एनसीपी में अपनी आपसी मतभेद दिखाई दिए, कांग्रेस में एनसीपी मतभेद दिखाई दिए, तो ये आपसी मतभेद ही कहीं ना कहीं एक हार की वजह भी बनी है और इसका फायदा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी को हुआ है। बीजेपी की संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी वो राज्यसभा के 3 सीटें जीत जाती है और उस वक्त 10 से ज्यादा जो विधायक हैं वो उस वक्त जो वोटिंग हुई थी ओपन वोटिंग थी, उसके बावजूद भी 10 से ज्यादा विधायकों का वोट उन्हें मिलता है। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर था। और अब जो एमएलसी के चुनाव है उस दौरान तो गुप्त मीटिंग हुई है, गुप्त वोटिंग हुई है और गुप्त वोटिंग के दौरान ही लगभग 134 के करीब उनको वोट मिलना अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। लगभग 20 से ज्यादा जो विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे, ये साफ दिखाई देने लगा है। इसे लेकर शिवसेना में हलचल जरूर मची थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और उद्धव ठाकरे काफी करीबी माने जाते हैं। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त जब शिवसेना अलग हुई थी उस दौरान वो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता भी थे, यानी इतनी बड़ी पोस्ट दी गई थी उनका और उनकी इतनी बड़ी अहमियत है पार्टी के अंदर। और अचानक उन्हें कहीं ना कहीं नाराजगी होना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान शिवसेना पे उठाने लगी है। उद्धव ठाकरे के जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठने लगा है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान एकनाथ शिंदे को जो एक रणनीतिकार के तौर पे माने जाते हैं, किसी भी चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमेशा जीत ही लेकर आते हैं। इस तरह का उनका हमेशा विनिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में उन्हें दूर रखा गया, एमएलसी के चुनाव में भी उनके जो एक जिम्मेदारी बड़ी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ऐसे कई जो सवाल थे उनके सामने खड़े हुए थे, उससे लेकर वो नाराज चल रहे थे कि पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है। इसका असर साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि अब 11 विधायक सूरत पहुंच जाते हैं। अगर वो एक साथ बीजेपी में जाते हैं तो इसका सीधा असर महासरकार की सरकार पर पड़ने वाला है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पड़ने वाला है। और जो आंकड़े हैं वो बयां कर रहे हैं कि अगर खुल के 11 विधायक उनके साथ आ रहे हैं तो हो सकता है कि जब एकनाथ शिंदे जाए तो और भी विधायकों को उनको समर्थन मिल जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है और भारत सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती और साफ तौर पे दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से संजय राउत बाकायदा दिल्ली जाने वाले थे, वहां एक बैठक होने वाली थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सारे ऑपोजिशन की, उन्होंने अपनी जो दिल्ली का जो दौरा है वो रद्द कर दिया है। वो 12 बजे उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, उस बैठक में उन्हें शामिल होना है। अब इस बैठक पे सभी की निगाहें थी, उनको सभी को ये लग रहा है कि 12 बजे हो सकता है कि एकनाथ शिंदे इस बैठक में मौजूद हो, लेकिन जिस तरह से वो सूरत पहुंचे तो ये कहना मुश्किल है कि उस बैठक में आएंगे। और जो नाराजगी है साफ तौर पे दिखाई दे रही है और इसका असर सीधा महासरकार पर पड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।